जो हम पार्ट 2 पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका पहला भाग मैंने पढ़ा दिया आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टी का खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। अब देखिए, जल प्लावन की जो कहानी है बाइबल के अंदर, वहाँ पर से जो खुदाई जब की गई तो खुदाई करने का खर्चा किसने उठाया? जो है एक कंपनी उसने उठाया था, ऐसा हमने लास्ट में पढ़ा था। और जो है वहाँ से जो पट्टिका मिली, खोज की गई, तो पट्टिका में जो है जल प्लावन की कहानियों का जो है उल्लेख था। तो उसके बाद मैंने आगे और बताया कि 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियाँ हैं वो अक्षरक सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियाँ थी, है ना, वो क्या थी? वो कहानियाँ पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा माना जाता। ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ बाइबल से ली गई थी, तो ये यूँ कह रहे हैं कि वो कहानियाँ बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन ये इतिहास में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये यूँ कह रहे हैं, जो ये कहानियाँ थी वो इतिहास में क्या कर रही है? अपने जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है उसको अपने ढंग से क्या करती है? सही जो है सही साबित करने में जो है कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें जो है अधिक उन्नत और परिष्कृत होती रही। और जो है हमने ये भी पढ़ा था, जो पुरातत्व की जो तकनीकें हैं वो टाइम के साथ परिवर्तन होती रही और अधिक जो है उन्नत होती चली गई। इसके अलावा जो है भिन्न भिन्न पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी जो है परिकल्पना की जाने लगी। यानी कि जो सामान्य लोग हैं उनके भी जीवन की इसके अंदर क्या की जाने लगी? परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों के अक्षर सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य क्या हो गया? गौण हो गया। और जो बाइबल की कहानियाँ हैं उसकी जो सच्चाई थी उसको प्रमाणित करने का कार्य क्या हो गया? गौण हो गया। यानी बाइबल की जो कहानियाँ हैं सच है, सच है, सच है, इस पर जोर देना बंद हो गया। अब जो है कोई भी चीज़ों की खोज की जाती तो अपने आप में ही जो है वो सच साबित होने लगी थी। आगे के अनुभवों में हम जिस बात पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश जो है इनमें हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है एक दिया है छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने वाला था। और जो जल प्लावन की घटना कर रहे हैं, जो तूफान आया जो समुद्र के अंदर, वो घटना जो है यूँ कह रहे हैं कि जीवन को नष्ट करने वाला था। किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को क्या कर दिया? पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। और जो पृथ्वी पर जो जल प्लावन है ना, उसको उसके बाद भी जो है परमेश्वर ने जो है जीवन को जो है पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोहा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई। और जो नोआ नाम का जो व्यक्ति उसने क्या किया? एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें जो है जीव जंतुओं का एक एक जोड़ रख लिया। और ये कह रहे जो है विशाल जो नाव बने उस नाव के अंदर क्या रख लिया? जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। यानी जो जल प्लावन की जो घटना हुई उसका जो है जब बाद में जो घटना होने के बाद क्या हो गया? सब कुछ नष्ट हो गया। पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। और अब ये कह रहे हैं कि जो नाव में जो भी जोड़े रखे थे जीव जंतुओं के वो सारे जो है सुरक्षित बच गए। ऐसी एक कहानी जो है मेसोपोटामिया के जो परंपरागत साहित्य में भी हमें देखने को मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव शूद्र या उत्नापिस्टिम कहा जाता था। और अब जो ये कहानी है इसी पे कहानी बता रहे हैं इस पाठ के अंदर कि ऐसा हुआ, जल प्लावन की घटना हुई जिसमें एक नाव बनाई गई। नाव के अंदर जो है मनुष्यों को जीव जंतुओं को सेफ रखा गया। फिर घटना हुई तो उसके बाद वो मनुष्य और जो है उस नाव के अंदर सेफ थे, कोई भी जो है अस्त व्यस्त नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि इस कहानी के जो पात्र है, यानी कि जिन लोगों के बारे में इस कहानी में चर्चा की गई, उनका नाम था जीव शूद्र और उत्नापिस्टिम में उनको कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी एशिया का मैप है, देखेंगे मैप अच्छे से आप लोग। काला सागर बताया गया, तुर्की, भूमध्य सागर, मिस्र, नील नदी, लाल सागर, अरबी रेगिस्तान, सीरिया, लेबनान, फुरात नदी, मारी, दजला नदी, बेबीलोन, उर और फिर कैस्पियन सागर, अराल सागर, इन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब हम आगे जो है मेसोपोटामिक सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे, चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो सालों पुरानी सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया और उसके भूगोल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ की जो स्थिति है किस प्रकार की है उस पर हम चर्चा करेंगे।
इराक भौगोलिक विविधता का देश है। अब जो दजला और फरात नदियों के बीच में जो है ये सभ्यता बसी है, और जो ये देश है ना, वो क्या है, भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे जो है वृक्षाच्छादित और जो है पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले गए हुए हैं। अब जो इसका पूर्वोत्तर भाग है इराक का, वो क्या है, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदानों से बना हुआ है, और इसके जो धीरे धीरे जो भी ये भाग है वो पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए, और वृक्षों से क्या आच्छादित देने की वहाँ पे चारों और हरियाली हरियाली है। साथ ही स्वच्छ झरने तो जंगली फूल है, और जो है यहाँ पर झरने बहते हैं, यानी नदियाँ बहती होगी बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर जो फूल पाए जाते हैं वो जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल की पर्याप्त वर्षा हो जाती है, और जो यहाँ बरसात है वो भी क्या अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ की फसलें जो है उपजाऊ हो जाए, इसके लिए बरसात की ज़रूरत है, तो बरसात भी यहाँ पर अच्छी होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। और खेती की बात करें तो खेती कब शुरू हो गई, 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में जो है खेती यहाँ शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। और जो यहाँ पर उत्तर में जो ऊंची भूमि है, जहाँ पर क्या है, स्टेपी घास के मैदान है ना, घास के अलग अलग मैदान है, तो पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। जो यहाँ पर पशुपालन की तुलना में क्या है, पशुपालन खेती की तुलना में जो है आजीविका का सबसे अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से क्या करते हैं, अपना भरण पोषण करती है। और जो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ हैं, है ना, यहाँ उगने वाली छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं वो क्या करती है, उनसे जो है जो भी जानवर है, जैसे भेड़ है बकरी है, वो क्या करती है, उन झाड़ियों और घास फूस से क्या करती है, अपना भरण पोषण करती है, यानी कि उनको खाकर ही जो है वो जानवर जीवित रहते हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जो ईरान दजला की जो सहायक नदियाँ हैं वो ईरान की जो भी पहाड़ी जो क्षेत्र में जाने के लिए क्या है, परिवहन का अच्छा साधन, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ दजला नदी से निकलती होंगी, और वहाँ नावों को माध्यम से जो है जल परिवहन के माध्यम से क्या कर रहे थे, पहाड़ी भागों में जाया जाता होगा। अब देखिए, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। और जो इसका दक्षिणी भाग है वो क्या है, रेगिस्तानी भाग है। और ये यूँ कह रहे जो वहाँ पर जो है सबसे पहले क्या है, लेखन प्रणाली का जो है प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि हमको यहाँ पे लेखन प्रणाली के बारे में मुख्य और यहाँ की कला संस्कृति क्या थी उसके बारे में जोर देना है। तो यहाँ की लेखन प्रणाली जो है दक्षिणी भाग में काफ़ी अच्छी थी। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। और जो ये शहर है, इन शहरों के लिए जो है भरण पोषण का साधन बन सकने की क्या थी, क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकल कर क्या करती है, अपने साथ जो है उपजाऊ बारी मिट्टी लाती रहती है। आपको पता है सभी नदियाँ जो है अपने साथ क्या करती है, पहाड़ों से जब भी उतरती है और अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा के लाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो दजला और फरात नदियाँ हैं वो उत्तरी पहाड़ों से जब नीचे उतर के आती है तो क्या करती है, अपने साथ बारीक मिट्टी लाती है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी में सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये जो उपजाऊ मिट्टी है वह जमा हो जाती है। अब देखिए जो पानी के साथ मिट्टी आ रही है वो क्या काफ़ी उपजाऊ होती है। तो ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो मिट्टियाँ हैं दजला फरात नदियों के साथ आती है, उनकी सहायक नदियों के साथ आती है, वो क्या होती है, बारीक मिट्टी होती है और उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वो क्या करती है, नदियों में जब बाढ़ आती है ना, या फिर जब उन पानी की जब सिंचाई करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है तो वो मिट्टी क्या होने लगती है, उस जगह पर जमने लगती है। और वो जो ज़मीन है जहाँ वो मिट्टी जम रही वो जगह क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, यानी कि वो जो वहाँ से जो भी मिट्टी प्राप्त की जा रही वो उपजाऊ मिट्टी है। अब देखिए मानचित्र दे रखा है, मेसोपोटामिया पर्वत स्टेपी रेगिस्तानी दक्षिण का सिंचित क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर मालिक नदी का बारे में बताया गया, हाबुल नदी, असीरिया है ना, निम्रुद, असुर, दजला नदी है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है स्टेपी घास का मैदान बताया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो है मारी शहर बताया गया, बेबीलोना की सभ्यता बताई गई, बगदाद बताया गया है ना, फरात नदी बताई। फिर यहाँ पर ये बोला तेल अबू अभिलेख, अबू थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, अबू सल्बिक है ना, और उरुक और उर, ये देखिए सभ्यताएं थी उस समय। तो यहाँ पर ये बस्तियों का बसा बताया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे फरात नदी
रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती। अब ये जो दजला और फरात नदी है, तो इसमें फरात नदी के बारे में बता रहे हैं। तो जब ये रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग धाराओं में ये बढ़ जाती है और फिर ये बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। और जब नदी देखो बह रही है ना, आपको पता है नदी झरने के रूप में बह रही है, अभी पहाड़ से नदी निकली तो तेज प्रेशर होगा तो क्या होता है, पानी फैलने लगता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इन नदियों में कभी कभी क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों को काम देती थी। और जो ये पुराने ज़माने में जो ये धाराएं थी वो क्या करती थी, सिंचाई के रूप में काम में ली जाती थी। यानी ये जो इन धाराओं से पानी बह रहा है वो किसके रूप में काम में लिया जा रहा है, सिंचाई के रूप में काम लिया जाता है, कि सिंचाई करके क्या किया जा सके, खेती बाड़ी की जा सके। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। अब देखिए कौन कौन सी फसलों की सिंचाई की जा रही है, गेहूँ है, जौ है, मटर है, मसूर है ना। इन खेतों की इन नदियों के पानी से क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। अब रोम साम्राज्य की बात करें हम तो रोम जो है मिस्र की सभ्यता के अंदर आता है ना। विषय 3 सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। और जो दक्षिणी जो मेसोपोटामिया की खेती है ये यूँ कह रहे जो है वो सबसे ज़्यादा क्या देती थी, उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वह फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। और हम यूँ कह रहे हैं कि जो रोम की सभ्यता है वहाँ पे जो भी पुरानी व्यवस्था है, दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती जो है सबसे ज़्यादा क्या देती थी, उपज देने वाली थी। यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन हुआ करता था, क्योंकि वहाँ की हमने जलवायु की बात करें तो मिट्टियाँ भी अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, खेती बाड़ी अच्छे से होती थी, कई सारे झरने हैं है ना। तो वहाँ से क्या देती है, उपज देने वाली होती है। लेकिन हालांकि वह फसल उपजाने के लिए क्या है, रोम की सभ्यता की बात करें हम तो वहाँ पर फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की क्या रहती है, कुछ कमी रहती है। जबकि मेसोपोटामिया के बारे में हमने क्या देखा, वहाँ बरसात अच्छी होती है। तो रोम की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बीच में देखें। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर क्या जाती थी, पाली जाती थी। अब जो ये भेड़ है, बकरियाँ हैं, वो कहाँ पाली जाती थी, स्टेपी घास के मैदानों पर और पूर्वोत्तर मैदानों के पहाड़ों के ढालों पर जो है इन जानवरों को पाला जाता था। क्यों पाला जाता था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहे, घास के मैदान है, झाड़ियाँ हैं, ताकि माँ उनको पाल देता था, आसपास वो खाकर अपना क्या कर लेती थी, भरण पोषण कर लेती थी। ये उपजाऊ स्थान पहाड़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे। और अब ये कह रहे जो ये उपजाऊ स्थान है वो पहाड़ की नदियों से क्या थे, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे क्या होती थी, भारी मात्रा में जो है मांस है, दूध है और ऊन आदि की वस्तुएं मिलती थी। अब देखिए जो पहाड़ के मैदान है, ऊंची जगह पे पहाड़ों पे बने हुए, तो जो ये जानवर है वहाँ अच्छे से अपना भरण पोषण करते थे। ये क्या करते हैं, अच्छी मात्रा में दूध देते हैं, बहुत सारे जानवर तो उनको मार काट के मांस भी प्राप्त करते होंगे, ऊन भी प्राप्त हो जाते थे। तो अच्छी जो है इनसे सब कुछ प्राप्त होता था। तो इन सब से जो है इन जानवरों से क्या मिल रहा है, उनको दूध है, मांस है, ऊन है, ये सब कुछ प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उसमें मछलियों की कोई कमी नहीं थी, यानी खूब सारी मछलियाँ हुआ करती थी उन नदियों के अंदर। और गर्मियों में जो खजूर का पेड़ है उस पर खूब फल यानी पीन खजूर देता था। यानी गर्मियों में खजूर के पेड़ बहुत सारे पीन खजूर लगते थे, तो पीन खजूर भी वहाँ बहुत सारे थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हमें बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और अब जो है हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो हमें सोचने गलती नहीं करनी चाहिए कि जो है शहरों का विकास क्या है, केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ। यानी कि ग्रामीण व्यवस्था अच्छी थी, नदियाँ हैं, नाले हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, तो शहरों का विकास हुआ, ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। इनका जो विकास है वह अन्य कारकों के कारण भी हुआ है कि भाई शहरी सभ्यता कैसे होगी, बनी होगी वहाँ पर। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अधिक जानकारी आगे पढ़ेंगे तो उससे हमें प्राप्त होगी।